में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन यानी वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में एक और दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि रेंज में रहा आज पूरा दिन इंडेक्स और बहुत ज़्यादा फायरवर्क आपको इंडेक्स फ्रंट पे नहीं दिखाई पड़ेगा, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो। सीमित दायरे के अंदर ही तीनों इंडिसेस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन आज जोरदार था। करीब 2000 शेयर जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे और 700-800 शेयर डिक्लाइंस के साथ ट्रेड करते हुए। और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी बढ़िया थी। 2200-2300 शेयर तेज़ी के साथ बीएससी में एडवांसेस के तौर पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और वापस जो फॉल था हाल फिलहाल के स्टॉक्स में, उनमें एक अच्छा पुल बैक बनता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में बाइंग थी आज। फिर पीएसयू बास्केट, पीएसयू बैंक्स दोनों में खरीदारी थी। 1-1.5% की तेज़ी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में थी और पीएसयू इंडेक्स में भी आज जो स्टॉक्स हैं उनमें भी अदरवाइज खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। रियल स्टेट स्पेस में आज खरीदारी थी। सेलेक्टिव आईटी तेज़ी में कामकाज कर रहा था। मिड कैप को आप ज़्यादा अच्छा देखोगे, वहाँ पर भी फ्रंट एंड इंडेक्स के कंपैरिजन में वहाँ पर ज़्यादा अच्छी बढ़त थी। और इसके अलावा जो ब्रॉडर बेस स्टॉक्स है, जैसे कि शुगर स्टॉक्स, जहाँ पर अच्छी खरीदारी थी, ज़ोरदार तेज़ी थी और डीएम की रिपोर्ट आई, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक अच्छी बस बनते हुए दिखाई पड़ी। एनबीएफसी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एनर्जी स्पेस में आज खरीदारी थी, 0.5% के आसपास का बढ़त वहाँ पर थी। लेकिन पीएसयू बैंक, मेटल, रियल्टी, ये आज तीन टॉप परफॉर्मर्स है, जिसमें मेटल के एनएमडीसी हुआ, नाल्को हुआ, हिंडाल्को हुआ, एफ का निफ्टी का टॉप गेनर था वो आज। इसके अलावा प्रेशर था एफएमसीजी में, जिसमें आईटीसी, एशियन पेंट जैसे स्टॉक जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बाइंग थी और साथ साथ रियल्टी में से डीएलएफ और ये मुंबई बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वहाँ पे खरीदारी थी। न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से बॉम्बे डाइंग में बड़ी डील हुई, 5200 करोड़ रुपए की लैंड की डील उनकी वर्ली में, उसका इम्पैक्ट था। करीब 16-17% एक समय पे स्टॉक ऊपर था। एनबीसीसी जहाँ बड़ा ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर का इम्पैक्ट था। रीडेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसमें करीब स्टॉक में 10% का अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लाइकवाइज केपी एनर्जी को ऑर्डर मिला, उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला। एंड अदरवाइज जो न्यूज़ फ्लोज थे उनका रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फिर भी इन टोटल मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा है और पिक एंड चूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। नए हाइज में आज बना यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाइज की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छी तेज़ी वहाँ थी। यूपीएल आज लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा चला, 623-624 पहुंचा। रादर केमिकल स्पेस में आज बाइंग थी, एग्रो केमिकल एंड केमिकल में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। प्लस पावर स्पेस की कुछ कंपनियां भी आज अच्छे अपमूव में बज़ के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जहां पर जो पहला सवाल मेरे पास आया है उसमें है इंडिया बुल्स हाउसिंग। उपल सर, कल ही इस पे बात हुई थी, हमारे गेस्ट राजेश सर, उनसे मैंने पूछा था कि क्या करना चाहिए इंडिया बुल्स हाउसिंग को लेकर। तो उन्होंने ये बात मेंशन किया कि 220 आमतौर पे अटकता है मीडियम टर्म में, और 160 नीचे जहाँ से इसमें पुल बैक आता है, इसी रेंज को प्ले कर रहा है। कल ये बैन में था, तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं उन्होंने, लेकिन कहा कि जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है 198-199 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर, और 210-220 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो अगेन ये सेल ऑन राइज वाला ही कैंडिडेट है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो अगर आप डेरिवेटिव प्लेयर हैं, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो फिर बहुत अच्छे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ या एनबीएफसीज हैं, उनको तलाश लीजिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। नियर टर्म के लिए 220 के टारगेट राजेश जी ने बताए थे, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। 160 का जोन नीचे, जो कि थोड़ा बेटर जोन दिखता है आमतौर पर, जहाँ से पुल बैक लेता है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो उसमें। अच्छा जी, और सवाल कहाँ गए? थैंक यू पंकज जी। प्रमोटर स्टॉक में बाय, सर देखिए पंकज जी, ये कोई लेवल नहीं है प्रमोटर जहाँ बाय करेगा। आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि किसी कंपनी का स्टॉक 100 रुपये था, वो 200 रुपये हो गया, तो प्रमोटर यहाँ क्यों बाय करेगा? प्रमोटर के लिए तो ये 100 रुपये महंगा है, तो वो तो तब बाय करेगा जब दुनिया सेल करेगी, जब वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड सिचुएशन में होंगे। इसलिए मार्च के आसपास सबसे ज़्यादा प्रमोटर बाइंग हो रही थी और इस समय में सबसे ज़्यादा प्रमोटर की सेलिंग हो रही है। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करिए कि जो स्टॉक प्रमोटर बाय में, अभी प्रमोटर बाय मिल ही नहीं रहे, और जहाँ कंसेक्यूटिव प्रमोटर बाय कर रहा है वहाँ पर और भी एक वजह हो सकती है कि एक जगह से प्रमोटर बाय करके दूसरी जगह सेल कर दे, या बाय बैक ला के खुद शेयर टेंडर कर दे, ऐसा भी कर सकता है। तो अभी ये लॉजिक सही नहीं बैठेगा। बाजार की तेज़ी में प्रमोटर की बाय नहीं होती, बाजार की मंदी में प्रमोटर की बाय होती है। बाजार की तेज़ी में प्रमोटर सेल करता है।
बाजार की तेज़ी में आपको बहुत सारे फंड की एक्टिविटी भी दिखाई पड़ेगी, जहाँ म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट करने के लिए खरीद रहा है, वो अपनी किसी स्कीम का एवरेज कर रहा है या किसी स्कीम में रिडम कर दिया था उसको वापस लेना पड़ रहा है, इसलिए लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ये इस समय पर एक्टिविटी फंड्स की बहुत लीस्ट लेवल ऊपर होती है, इस समय सेल ऑफ साइड ज़्यादा होता है, तो इसलिए अभी वो लिस्ट ढूंढना बड़ा व्यर्थ है। आप वो लिस्ट ढूंढिए जहाँ पर प्रमोटर माल बेच रहा है और वहाँ से थोड़ा दूर होते रहिए, क्योंकि प्रमोटर अगर माल बेच रहा है तो वो सबसे पहली पार्टी है, तो सब कुछ पता है कंपनी के बारे में, तो उनका निकलना इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड, या कम करना, ऑफलोड करना, तो एटलीस्ट उनको वैल्यूएशन थोड़े महंगे दिख रहे हैं। सो यहाँ एग्जिट करने वाली पार्टियों को ढूंढिए, एंट्री करने वाली पार्टियों के कंपेरिजन में। Okay, sir, which level will be comfortable to enter IRCTC? I have never bought this stock. I want to add for medium term. अनिल जी, पहले चीज़ मीडियम टर्म में स्टॉक ट्रैक नहीं करता, तो उसके लिए माफ़ी। और रही बात IRCTC के लिए लेवल, तो आई स्टिल थिंक कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाले शेयरों में तो नहीं है। अगर कभी रेलवे में प्रॉफिट टेकिंग आ भी गई तो भी ये शायद स्टॉक बहुत नीचे ना जाए। उसकी वजह है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेलवे शेयर चले और इसने पार्टिसिपेट किया नहीं है, तो ये एक बार को शायद तेज़ी में पार्टिसिपेट जब नहीं करा तो मंदी में भी शायद ही करे, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड मतलब डाउन साइड तो नहीं है इसमें, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत निम्बलिंग कर सकते हो यहाँ पर ऐड करके। बट अगेन, अगर आप नहीं एंटर किया तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐड ही करना है। यू ऑलवेज गेट अ गुड चॉइस दूसरे सेक्टरों में जहाँ पर आप जा सकते हो। लेकिन इसके केस में मतलब रेलवे चला है तो इसलिए एक बार को थोड़ी घबराहट है, लेकिन ये चला नहीं है तो थोड़ा आप कंफर्टेबल जोन इसलिए दिखाई पड़ रहा है। स्टिल आई विल प्रेफर, या आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप कोई अच्छा ऑप्शन और ढूंढ सकते हो तो उसको भी तलाश लो। ये ऐसा नहीं है कि यही ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है जिसमें आप एंटर करो। बाकी अगर आप एंटर करना चाहते हो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा IOL केमिकल में क्या करें? 480 की बाइंग है। विकास जी, IOL केमिकल ये वही है जो वैल्यू वाइज से सस्ती दिखती है, 7 या 8 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज करता था बहुत समय से, और बहुत महंगा अभी भी नहीं हुआ है। ये वैसे कंपनी पहले इसमें कंसर्न था कि सिंगल प्रोडक्ट कंपनी होती थी, और वही कंसर्न सब मानते थे कि सिंगल प्रोडक्ट होने की वजह से चलता नहीं है, लेकिन अब तो इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किए हैं और अच्छे अट्रैक्शन भी आ रहे हैं वहाँ पर। दो ये कंपनी ठीक है, आप बने रह सकते हो, और वैल्यू वाइज भी सस्ता है, बट वो पहले एक रनअप दिखा चुका है। ये और विनाती ऑर्गेनिक्स दोनों में सेम कंसर्न था, विनाती भी सिंगल प्रोडक्ट पे था और ये भी, और दोनों एक तरफ चले थे उस समय पर, लेकिन फिर वो नीचे आके घूम रहे हैं। विनाती के तो नंबर ख़राब आए, IL के नंबर ठीक थे, तो आप बने रहो और नीचे कहीं मिल जाए थोड़ा बहुत ऐड भी कर लो, बट इट इज़ इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन जहाँ पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। केमिकल बेस्ड कंपनियाँ हैं तो वैसे भी केमिकल में ऑलरेडी बहुत करेक्शन है, तो यहाँ डाउन साइड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मतलब ऐसी सिचुएशन समझो कि 100 रुपये का शेयर टूट के 40 आ गया और 40 से चल के वो 50-55 घूम रहा है, तो ये 15 रुपये नीचे से चल चुके हैं और ऊपर से अभी भी 45 रुपये नीचे है, तो इस तरह का रेशियो है। तो अगर रेशियो में टूट भी गए वापस तो 15 रुपये का ही डाउन साइड है, या 15 नहीं तो 10 रुपये का डाउन साइड है, और ऊपर इधर फिर भी वो 40-45 रुपये का अपसाइड खुला रहेगा। यही सबके साथ हुआ है, इनग्रेविया में, अतुल लिमिटेड में, SRF में, इवन दीपक नाइट्राइट में, तो इवन आरती इंडस्ट्रीज़ में, तो सब में ऐसी सी सिचुएशन है कि ये बहुत टूट भी चुके हैं, टूट के थोड़ा चल भी चुके हैं, तो अभी कंफर्टेबल सिचुएशन में आप बने रहो, कोई ऐसा रिस्क ज़्यादा है नहीं इनमें। आवास फाइनेंशियल ऐड कर सकते हैं क्या इस लेवल पे? अखिलेश जी, वैसे एक हाल में ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, उसने तो इसको अपनी कन्विक्शन पिक में डाला हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस पिक का, और टारगेट भी उन्होंने बढ़िया दिए थे, बट द फ्लॉ इज़ कि थोड़ा NBFC चला है, बाजार चला है, मिड कैप चला है और ये भी चला है, तो इसलिए एक बार तो थोड़ा मैं कंसर्न हूँ, लेकिन स्टिल आई विल से कि हाँ आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो अगर आप जाना चाह रहे हो तो। NBFC की साइकिल अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो थोड़ी सी पिकअप कर सकती है, और बहुत समय से मतलब बैंक्स ने पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो जो भी जानकार से मैं मिल रहा हूँ उनका ये मानना है कि बैंक की तेज़ी अभी और रहेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो अगर बैंक पार्टिसिपेट करेगा तो फाइनेंशियल भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल में बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, तो अगर बड़ी तेज़ी आती है तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है। सो आप बने तो रह सकते हो, कंपनी ठीक है, बेसिकली ये मीडियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ये फिनेंस करते हैं, और अहमदाबाद में एक बड़ा, या फिर गुजरात बेस में इनका एक बड़ा काम है। सो बने रहो, और अगर लोअर लेवल पे मिलता रहे तो थोड़ा थोड़ा आप ऐड करना है, बट द क्वांटिटी, क्योंकि बाज़ार बहुत चला है इसलिए थोड़ी क्वांटिटी कम रखना,
जितनी आप लेने चाह रहे हो उसका 10% से ही आप शुरू करना, धीरे धीरे हर फॉल में यू कीप ऑन एडिंग 5% और 4% और 3% अकॉर्डिंगली, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी छोटी रख के इसमें पोजीशंस को ऐड करना। ओके, टेक महिंद्रा, इन्फी एंड बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे तो आज ही सत्यम जी वो क्या नाम है, प्रशांत जी ने लॉन्ग साइड पर राय दी थी अपनी 525 रुपये के टारगेट के लिए। ठीक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बस चलता थोड़ा ज़्यादा है, ये आउट परफॉर्मर है वैसे भी, लेकिन सेफर साइड आप जाना चाह रहे हो तो इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा बोथ आर सेफ। आपने ये तीनों पे सवाल पूछा है, तो ज़्यादा बेटर अगर सिचुएशन वाइज देखो टेक महिंद्रा है सो फार वेल पोजिशनड, देन कम्स इन्फोसिस एंड देन कम्स बिरला सॉफ्ट। क्वालिटी तीनों में खराबी नहीं, तीनों बढ़िया क्वालिटी है, बट ऑर्डर ऑफ परचेज कुड बी टेक महिंद्रा, इन्फोसिस एंड बिरला सॉफ्ट, क्योंकि भागा सबसे ज़्यादा बिरला सॉफ्ट है और सबसे कम टेक महिंद्रा। पिछले क्वार्टर के नंबर खराब आए थे तो बहुत तेज़ी से टूट गया था, इसलिए वो फिर भी थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में। और इन्फोसिस अपने साल का हाई काट रहा है, लेकिन फिर भी इसमें पोटेंशियल अभी बहुत है। तो आईटी में मुझे डाउन साइड दिख नहीं रहा हूँ। मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल कन्विक्शन जो पहले एक तारीख से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सितंबर महीना आईटी के नाम रहेगा, स्पेशली लार्ज कैप आईटी के नाम रहेगा। तो टीसीएस, इन्फोसिस ऑलरेडी साल के ऊपर आ गए और अभी लग रहा है वो और तेज़ी पकड़ेंगे यहाँ से। सो माई कन्विक्शन इज स्टिल विद इन आईटी एंड दैट टू ऑन लार्ज कैप। तो अगर बेट करना चाहते हो तो लार्ज कैप और इन पे आप बेट कर सकते हो। टीवीएस सप्लाई, इसके नंबर आए थे लास्ट क्वार्टर के, अभी 2 दिन पहले मैनेजमेंट भी आया था, लेकिन अगेन सर अभी एक क्वार्टर के नंबर आए हैं और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में ब्लू डार्ट के अलावा शायद ही किसी ने रिटर्न बना के दिया हो। महिंद्रा ने नहीं बनाया, गति ने नहीं बनाया, सिकाल ने नहीं बनाया, पटेल ने नहीं बनाया, और कोई कंपनी बची क्या, ऑल कार्गो ने भी नहीं बनाया। एक महिंद्रा लॉजिस्टिक थोड़ा बहुत बना के गया, लेकिन और किसी ने नहीं बनाया। तो लॉजिस्टिक में अब तक तो ऐसे प्लेयर है नहीं जिसने पैसा बना के दिया हो बहुत। फिर भी टीवीएस का मेजर क्लाइंटल क्योंकि खुद टीवीएस ही है, तो एक बार को आप चाहते हो तो मीडियम टर्म के लिए तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप जाना चाहते हो टीवीएस मोटर्स में चले जाओ। द बेस्ट इज़ टीवीएस मोटर, क्योंकि लार्जेस्ट प्लेयर अपने सेगमेंट की वही है, अपनी कंपनी का जो ब्रेड एंड बटर कंपनी है वही है। सो उसमें रहना आपके लिए ज़्यादा एडवाइसेबल है कंपेरेटिवली लॉजिस्टिक में। और लॉजिस्टिक में जाना तो दिस ब्लू डार्ट इज़ द बेस्ट इफ़ इन केस आप जाना चाहते हो, तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, अब कुछ सवाल लेता हूँ मैं यूट्यूब से भी। सबसे पहला सवाल है, आयशर मोटर लॉन्ग टर्म करंट लेवल पे इंटर किया जा सकता है। विशाल जी देखो, आज वो मेरे एक कलीग से ही बातचीत हो रही थी, हीरो की जो बाइक है वो हार्ले डेविडसन वाली, वो देख रहे थे तब कि ये वुड बी अ थ्रेट फॉर आयशर मोटर, क्योंकि वो जिस तरह की प्राइसिंग में आई है, 2.5 लाख की प्राइसिंग है उसकी, 265 के आसपास की, और उसमें ही आयशर मोटर मेजरली काम करता है। 250 सीसी से 350 सीसी में मेजरली इनका काम काज है और वहीं पर ही उनकी पोजीशनिंग है, तो थोड़ा सा शायद उनके नंबर्स को हिट कर सकता है वो। बट आयशर इज़ अगेन हमेशा से उसका अपर हैंड है जो मार्केटिंग है प्लस सर्विसिंग को लेकर। तो रिमोट एरियाज़ में भी आयशर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है जो हार्ले अभी नहीं करा सकता। सो इट विल टेक सम टाइम एंड अगेन आयशर विल रीपोजिशन इट। तो थोड़ा कंपटीशन स्टिफ होगा, थोड़े मार्जिन खाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आयशर विल फ्लोट बैक। तो कोई भी ऐसा न्यूज़ फ्लो जब आता है तेज़ ख़राब नंबर का या बड़े कंपटीशन का, जैसे ग्रासिम आ रहा है पेंट में, एशियन पेंट के लिए बुरा है, या आयशर के लिए हीरो आ गया है, सो ये जब सिचुएशन आती हैं तो हमेशा इज़ बेनिफिशियरी इन लॉन्ग टर्म फॉर द अदर प्लेयर। वो कम बैक उतना स्ट्रॉन्ग करता है, तो अगर कम बैक स्ट्रॉन्ग हुआ तो आयशर विल पक्का गिव यू अ गुड रिटर्न। एंड अलॉन्ग विद दैट आयशर सीवी में भी है, और सिद्धार्थ लाल साहब वैसे भी कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए काफ़ी फेमस है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अभी बता देता हूँ कि एक ज़माने में आयशर मोटर करीब 18 से 20 बिजनेस के अंदर थे और ये लॉस मेकिंग थी और बंद होने वाली थी। फिर सिद्धार्थ लाल साहब ने इसको टर्न अराउंड किया और यहाँ तक पहुँचाया। अब वो 400 रुपये शेयर होता था प्री स्प्लिट, फिर वो 40,000 तक गया और वहाँ से स्प्लिट के बाद ये 3200 रुपये घूम रहा है। तो स्टिल आप इसमें बने रह सकते हो एंड द मैनेजमेंट इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। तो आराम से आप बने रहो, नीचे के लेवल पे आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते भी रहो, बट द क्वांटिटीज़ अब क्योंकि बाजार चला हुआ है तो क्वांटिटी हर चीज़ में आपकी थोड़ी छोटे छोटे लेवल में आपको एंटर करना है। ओके, TRIL, HBL पावर, पूर्वांकरा, हे भगवान प्रजापति साहब, TRIL तो शायद वो है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर ऑफ इंडिया लिमिटेड, और HBL पावर भी। HBL में तो सर ऑलरेडी ऑर्डर इतने आए हैं, क्या ज़ोरदार तेज़ी पकड़ी है, और लाइक वाइज TRIL भी हाल फिलहाल में बहुत चला है पावर के नाम पे। तो बेटर है इन दोनों में अगर प्रॉफिट बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा निकल जाओ आप, वन। और स्मार्ट मीटरिंग की स्टोरी जो HBL में आप देख रहे हो, जीनस में आप देख रहे हो, इवन अदानी भी इसमें आ गया, ट्रांस में।
तो ये सब प्लेयर इसमें ऑलरेडी हैं, इवन GMR भी है। तो यहाँ सामने वाली पार्टी जिससे वो पेमेंट लेना है वो पार्टी है PSUs। तो पार्टी है कितना डिले, कितने टाइम में, क्या एग्जीक्यूशन, बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो बेटर नंबर में रिफ्लेक्ट हो तो ठीक है। तो अभी के लिए तो एचबीएल पावर आपको सही लग रहा है, मोमेंटम मिल जाएगा, एक क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आएंगे शायद Q2 पे। बट जहाँ जहाँ पैसा मिलता रहे वहाँ वहाँ पहला अपना कैपिटल निकालते रहना, पहली प्रायोरिटी में दोनों शेयरों में, और फिर अकॉर्डिंगली कॉल लेना। TRIL आज ही कंपनी नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत समय से इसके साथ ऐसे इश्यूज रहे हैं। आपको ट्रांसफार्मर में जाना तो वोल्टैम्प इज़ द बेस्ट प्लेयर, आप उसमें जा सकते हो। इवन टू एन एक्सटेंट ABB सीमेंस भी इस काम में काम करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। बट TRIL से बेटर है वो दोनों ऑप्शन। और रही बात HBL की, तो HBL में आपको पैसा बन रहा है, धीरे धीरे आप अपना कैपिटल निकालो, फ्री के शेयर के साथ आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव जुबलेंट इंग्रेविया 350 एट 550, ऐसे पुरानी खरीदारी है, ओके। एंड REC 250 एट 92, वाह। टाटा कॉम 1209। तो सर एक काम करो, टाटा कॉम के 100 शेयर हैं 1209 पे, अभी चल रहा था 1950, 2000 रुपये पहुँच जाएगा। तो आप टाटा कॉम की ऑलमोस्ट आप डबल हो रहे हो। तो जिस दिन आपको डबल हो जाए तो आप 50 शेयर से अपने एग्जिट कर जाना। तो 50 शेयर आपके निकल गए, बचे 50 शेयर जो फ्री के हैं, जो आपकी कैपिटल को निकाल चुके हैं। तो वो फ्री के 50 तो आप हमेशा के लिए छोड़ देना। 1 हमेशा एज इन हमेशा के लिए छोड़ दो ना, भूल जाओ कहीं भी जाए। 2 आता है आपका ये इनग्रेविया। अगर इनग्रेविया आपको कहीं 400 रुपये की रेंज में मिले, जो रेयर दिख रहा है मुझे, लेकिन कहीं 450, 460 ये रेंज में मिले तो आप फर्दर और एवरेज कर लेना और बने रहना उसमें, अभी बने रहो रादर आप। और थर्ड इज़ REC के केस में 92 का आइटम आपको ऑलरेडी 3 गुना 4 गुना हो चुका है। तो यहाँ पर भी 250 शेयरों में से 50 शेयर निकाल दो, तो 200 शेयर बचेंगे, उनको छोड़ दो, वो फ्री के शेयर हैं 1। और दूसरा डिविडेंड आते रहेगा तो वैसे ही फ्री हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो REC और टाटा कॉम में तो आप ये कर सकते हो, और जुबलेंट इंग्रेविया बने रहो, नीचे एवरेज कर लेना। ये एक सोल्यूशन है जो कि आपको इफ़ इन केस बाजार यहाँ से क्रैश भी हो जाए तो भी आपको लॉस में नहीं जाने देगा। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। थैंक यू घोष साहब, थैंक यू। एंड माई व्यू ऑन एशियन पेंट्स एंड ग्रासिम, देखिए एशियन पेंट तो इज़ मतलब फॉर मी तो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, क्योंकि ऑब्वियसली ये पेंट सेक्टर में लार्जेस्ट प्लेयर है 1। और पेंट सेक्टर की स्टोरी इंडिया में 1905 से है, वो आप बखूबी जानते हो अगर आप कोलकाता के हो तो, क्योंकि पहली पेंट कंपनी वहीं की थी, शालीमार पेंट्स। तो 1905 से कंपनियां हैं पेंट में, और एशियन पेंट्स 1920 या 1940s की जोन में आई है। तो वो पेंट इंडस्ट्री के एक होने के बाद इसने एंटर किया था, और उसके बाद भी बहुत प्लेयर आए, बर्जर, कंसाई, इवन शालीमार नया आया है, और इंडिगो, और बाकी नॉन लिस्टेड बहुत सारे प्लेयर हैं। लेकिन इतने प्लेयर होने के बाद जो ड्यूलक्स है, ये एक और कंपनी है इधर ही अक्जो नोबल, वो है। सो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी डोमिनेट कर रहा है आज भी एशियन पेंट, बिकॉज ऑफ री इन्वेंशन, रिनोवेशन, R&Ds, एक्सपेंशन या प्रॉपर मैनेजमेंट। आप कभी दानी साहब का एक इंटरव्यू सुनना जिसमें उन्होंने बोला कि आई ड्रिंक पेंट, आई ईट पेंट, आई स्लीप पेंट एंड आई थिंक पेंट। तो क्योंकि इंडिया में पेंट मतलब एशियन पेंट है, तो आप उन्होंने इसी तरह अपनी कंपनी को फॉर्म किया, और नंबर में डिलीवर भी हो रहा है विद टाइम। तो आप बने रहो 1, और नीचे मिले एवरेज करो 2। रही बात ग्रासिम की, ग्रासिम इज अगेन अ फाइनेंस कंपनी, और वो VSF की कंपनी तो है ही, साथ साथ अल्ट्राटेक की पेरेंट भी है। तो अगर आप पेरेंट प्ले करना चाहते हो तो होल्ड को तो है ही, प्लस पेंट में आ रही है तो एक बड़े मासिव डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आई है, तो पेंट की 2 बड़ी कंपनियां तो आपके पास ऑलरेडी हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, तो ग्रासिम से बेटर आप अल्ट्राटेक में चले जाओ। तो पेंट और सीमेंट दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, और दोनों अपने अपने सेगमेंट की लार्जेस्ट है। अल्ट्राटेक इज द लार्जेस्ट, 120 मिलियन टन की कैपेसिटी, और वो एशियन पेंट 42% मार्केट शेयर से डोमिनेट करती है। तो दोनों कंपनियाँ बढ़िया हैं, ग्रासिम भी बढ़िया कंपनी है, लेकिन अगर होल्ड को नहीं चाहिए तो आप अल्ट्राटेक में डायरेक्ट जा सकते हो। बट इन दोनों में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बने रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो। ओके, कैन यू रिव्यू ABFRL? योगेश सर, मैं ABFRL को 180 रुपये पर रिव्यू करता था, बहुत बढ़िया लग रहा था उस समय, और अभी भी यही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो बने रहो। 180 का स्टॉप लॉस रखो। 2 स्टॉक जो मुझे लग रहे थे कि नियर टर्म बॉटम बना के मूव कर रहे हैं, उसमें एक ABFRL था और एक था UPL। दोनों का जिक्र मैं इसी प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल टाइम कर चुका हूँ, और फिर यही बोलूँगा अगर आपके पास है तो बने रहो। 180 ABFRL के लिए स्टॉप लॉस, और 580 UPL के लिए स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन को बने रह सकते हो। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब कल शुक्रवार के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है सारे। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और सवाल पूछना चाहते हैं तो
यूट्यूब फेसबुक पे 3:30 बजे के बाद आप रोज़ सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।